कंपनी जब पब्लिक इशू में जाती है, और हमने बोला पब्लिक इशू में कंपनी 500 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू लेकर आई। कितने का? 500 करोड़, 500 करोड़ रुपीस। पता है कंपनीज एक्ट बोलता है कि जो आपका इशू साइज है, यानी जितने रुपए आप पब्लिक से इनवाइट कर रहे हैं थ्रू दिस पब्लिक इशू, आप उसके 10% के बराबर खर्चा कर सकते हैं। यानी 500 करोड़ रुपए पब्लिक से उठाने के लिए आप 50 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, और ये सारा खर्चा होगा ही होगा। प्रोस्पेक्टस छपेगा, एप्लीकेशन फॉर्म बनेंगे, आप विज्ञापन करोगे, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके परमिशन लेकर आओगे, उनको फीस पे करोगे, ऐसे ढेर खर्चे होंगे, और ये 50 करोड़ रुपए कहां एग्जॉस्ट हो जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। अब आपने 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस एंटीसिपेशन में कि 500 करोड़ आएंगे, और पब्लिक ने रिस्पॉन्ड किया नहीं होता, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से आए कम, तो कंपनी सेट ने क्या बोला? पैसे वापस करो, और आपको झक मार के पूरे पैसे वापस करने पड़े। पैसे पूरे वापस होगा, इधर 50 करोड़ रुपए खर्च होगा, तो हम तो कहीं के नहीं रहे, क्योंकि जब मेरा पब्लिक इशू फेल हुआ तो पूरे गांव को पता पड़ गया, और सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर, सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर उल्टी 50 करोड़ रुपए की एक लायबिलिटी और आ गई। तो मतलब मेरी कंपनी तो किसी काम की नहीं रह गई, क्योंकि पब्लिक ने मना कर दिया। और मैं बैंकों के पास जाऊंगा तो मैं बैंक से बोलूंगा बैंक लोन चाहिए, बैंक बोलेगा अच्छा हमें तो पता है क्या के लिए चाहिए, जो तुमने रायते फैलाए हैं उन्हें बटोरना है तुम्हें, यानी तुम हमसे जो पैसे लोगे उससे कोई कैपिटल इंटेंसिव काम तो होगा ही नहीं। ये तुमने जो खर्चे कर दिए, जो लोग तुम्हारे सिर पे खड़े होकर नाच रहे हैं, तुम्हें उनको पैसे चुकाना है। तो मैं पागल थोड़ी हूं, जो ऐसे अनुभव से थोड़ी हूं कि मैं तुम्हें ऐसे ही 50 करोड़ रुपए लोगों को खर्च करने के लिए दूं, जिसके बदले में कोई फाइनेंशियल बेनिफिट कल कंपनी को नहीं मिलने वाला। तो मतलब कंपनी कहीं की नहीं रही, पब्लिक ने ऑलरेडी दुत्कार दिया और बैंक ने भगा दिया, बोले नहीं दे रहे। तो बेटा कंपनी के तो पूरे फाइनेंशियल मिल जाते हैं जब भी उनका आईपीओ फेल होता है। तो सर आईपीओ फेल ना हो इसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए हम अपॉइंट करते हैं मर्चेंट बैंकर को, और ये मर्चेंट बैंकर हमारे पूरे पब्लिक इशू को फैसिलिटेट करता है, और वही आपको एक सुविधा और देता है कि वो आपके शेयर या सिक्योरिटीज बिकवाने का कमिटमेंट कर लेता है कि हम आपके शेयर या डिबेंचर्स बिकवाएंगे, और अगर नहीं बिकवा पाए तो हम खुद खरीदेंगे। यानी वो आपकी रिस्क उठा रहा है, 500 करोड़ रुपए की वो रिस्क उठा रहा है कि अगर पब्लिक ने उतना सब्सक्राइब नहीं किया, जितना भी नहीं करा, तो उतना डिफरेंस अमाउंट वो खरीदेगा। तब आप बताओ इस सर्विस के लिए क्या वो कुछ चार्ज करेगा? डेफिनेटली। तो वो जो अमाउंट चार्ज कर रहा है, जो कमीशन वो चार्ज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग कमीशन। अब आप सोचो अंडर राइटिंग कमीशन कितना अलाउड है। तो कंपनी सेट बोलता है इश्यू प्राइस का 5%, यानी अगर आपने 500 करोड़ रुपए का पब्लिक इश्यू लेकर आए तो उसका 5%, 25 करोड़ रुपए आप कमीशन दे सकते हो। ऐसा किसने बोला है? कंपनी सेट ने। और सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत है ना। हाँ, सेबी ने क्या बोला? 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस इज मैक्सिमम परमिसेबल। तो भी सर इसका आधा कर दो, 12.5 करोड़ रुपए होता है। 12.5 करोड़ आपने पे कर दिया बेटा। और एक बात बताओ, अगर ये 12.5 करोड़ रुपए आपने उसी साल जिस साल ही खर्च किया कि प्रॉफिट पर चार्ज कर दिया, तो क्या होगा? उस साल के प्रॉफिट भरभरा के नीचे हो जाएंगे, और आपकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द ईयर खराब हो जाएगी। अगर आपकी कंसिस्टेंट हिस्ट्री कमाने की है तो ये दाग लग जाएगा। और हम बोलते सर ये जो खर्चा हमने किया इसका बेनिफिट भी तो है कि हमें 20 साल तक या 40 साल तक या अनंत काल तक 500 करोड़ रुपए यूज करने मिल रहे हैं। तो ये उस 500 करोड़ को अरेंज करने की कॉस्ट है, इसलिए हम इसे एक साथ क्यों राइट ऑफ करें जब इसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता रहेगा। जो पैसा आया पब्लिक इश्यू में, क्या वो अगले साल वापस करना है? अगर शेयर इश्यू करें प्रेफरेंस तो 20 साल के अंदर, डिवेंचर इश्यू करें तो 20 साल के अंदर, और इक्विटी करें तो कभी वापस नहीं करना। तो ये जो खर्चा हुआ, ये खर्चा कोई एक साल का बेनिफिट नहीं है सर आपका। इस खर्चे के अगेंस्ट आपको कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा। तो सरकार जब कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा तो खर्चा भी कई सालों में चार्ज होना चाहिए ना। तो अपन क्या करते हैं? इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसको कहां ले जाते हैं? बैलेंस शीट में। और फिर हर साल
प्रोपोर्शनेटली थोड़ा थोड़ा अमाउंट लाभों पे चार्ज करते जाते हैं। अब ये हमारी बेचारी दुर्भाग्यशाली कंपनी, इसने भी कभी वंस अपॉन ए टाइम शेयर इश्यू किए थे, अंडरराइटर हायर किए थे, और उन अंडरराइटर का जो कमीशन था वो पे किया था, और उस कमीशन को उसने पूरा राइट ऑफ करने के बजाय क्या किया था, बैलेंस शीट में ले गए थे। बहुत सारा वो ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, लेकिन अभी इतना और राइट ऑफ होना बाकी है। अब बताओ, कल को अगर कंपनी बंद हुई तो कोई भी समझदार व्यक्ति क्या आपसे ये एसेट्स खरीदेगा? एक्चुअली एसेट्स ही नहीं, ये तो खर्चा था जिसको आप टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ कर रहे थे। क्या बोलते हो, खर्चा ही है ना? ये नहीं मजा आया, खर्चा नहीं है, खर्चा ही है ना। तो अगर कल को कंपनी बंद हुई और जब कंपनी अपनी एसेट्स बेचेगी तो कंपनी की किताबों में तो ये एसेट्स है, लेकिन क्या असल में ये एसेट्स है? बल्कि क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको आप किस्तों में राइट ऑफ कर रहे थे। इससे पहले कि आप इसको पूरा राइट ऑफ कर पाते, कंपनी राइट ऑफ हो गई, हाँ ना? तो ये रियलाइज होगा कि इसके बदले में कुछ भी नहीं, एक तरह से आपका लॉस है। तो आज जब आपने सारे पाप धो रहे हो थ्रू रिकंस्ट्रक्शन, तो आप इसको भी साफ कर दो। ये क्लियर हो अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग कमीशन बैलेंस शीट में क्यों दिख रहा है, समझ में आया? देख लो, पूछ लो प्लीज, अगर किसी को नहीं आया तो आप बिंदास पूछो, और मेरी इच्छा है कि क्लास में ही पूछो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते नहीं है, लेकिन उनका डाउट वही रहता है। बाहर पूछोगे तो मैं 6 लोगों को अलग अलग बार बताऊंगा, और यहाँ पे आपने पूछ लिया तो एक ही बार में मैंने 6 लोगों के डाउट सॉल्व कर दी, और 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचे नहीं था उस बारे में, तो बोलेंगे अच्छा ऐसा भी था क्या? इट्स बेटर कि आप यही पूछो। और बिलीव मी, कोई भी डाउट पूछता है तो मैं किसी की इज्जत खराब नहीं करता, मुझे पता है आप लोगों की ईगो बहुत बड़े हैं, कोई इसके आपकी ईगो हर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, पक्का, लेकिन डाउट पूछो। क्या ये समझ में आया अंडरराइटिंग कमीशन? एक बार फिर से समझाऊं क्या? पक्का? पक्का? एक बार और, क्या था अंडरराइटिंग कमीशन, जल्दी बोलो। अंडरराइटर्स को, मर्चेंट बैंकर को हमने शेयर बिकवाने के बदले में कमीशन दिया ताकि हमारा पब्लिक इश्यू फेल ना हो। अब ये जो खर्चा है, ये है तो रेवेन्यू खर्चा, लेकिन चूंकि इस खर्चे का बेनिफिट किसी एक साल में ना मिलते हुए कई सालों में मिल रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको बैलेंस शीट में ले गए, डेफर्ड कर दिया, और अब किस्तों में अमोर्टाइज करेंगे। अभी पिछले अटेम्प्ट तक आपके सिलेबस में था चैप्टर अंडरराइटिंग कमीशन, अभी रिसेंटली हट गया। ये तो हम ये पढ़ते पूरा चैप्टर, ये चैप्टर था आपके सिलेबस में, एडवांस अकाउंट में था, लेकिन हट गया, इजी था ना, इसलिए हट गया। तो अंडरराइटिंग कमीशन मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूं, कल को अगर कंपनी बंद हो गई तो कोई आपका ये खर्चा खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, तो ये पूरा लॉस है, ये पूरा लॉस है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, हाँ आज तो बहुत सारे नए लोग बैठे हैं, कितने लोग आज पहली बार बैठ रहे हैं? हाँ, याद आ गया। तो बेटा रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी, देखो कितनी खतरनाक कंपनी है, ध्यान से देखो, कल हमने डिस्कस किया था। कंपनी की शेयर कैपिटल देखो कितनी है, जल्दी से 10 लाख, और रिजर्व कितना पड़ा है, -6 लाख। 6 लाख नहीं, -6 लाख, तो मतलब 4 लाख की सिर्फ नेटवर्थ बची है। वो भी कब, जब आपकी किताबों में ऑलरेडी एक गुडविल पड़ी है जिसकी कोई औकात नहीं है, कल को कंपनी बंद हो गई तो कोई नहीं लेगा। फिर एक ये फिक्टिशियस और पड़ा है जिसका मतलब कुछ रियलाइज नहीं होना, जब इसका मतलब कुछ रियलाइज नहीं होगा तो लॉस और हो जाएगा, आया ना बच्चों? ठीक है, और इतना लॉस तो तब होगा जब बाकी असेट्स बुक वैल्यू पर रियलाइज हो जाए। अगर ये बाकी असेट्स भी बुक वैल्यू पर रियलाइज नहीं हुई तो कंपनी में निपटना है, ये पक्का है। तो कंपनी की अभी हालत खराब है, कंपनी की हालत खराब है, भयंकर खराब है, और ऐसी हालत में वो अगर आगे चलेगी तो निश्चित बंद हो जाएगी। अभी कंपनी के पास एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आया है अगले 5 साल के लिए, उस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के कारण कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट भविष्य में कमा सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि इस हालत में तो 2 कदम भी नहीं चल पाएगी। तो आज अगर अपने को कंपनी को अगले 5 साल तक चलाना है तो मुझे आज कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। और ठीक कैसे करोगे? तो हमने बोला उसके 2 तरीके हैं। एक, खूब मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा हर साल कमाओ, और कमा के अपने नुकसान की भरपाई करो। लेकिन सर टाइम कहां है? अगर मैं 1-2 महीने और रुक गया तो कंपनी बंदी हो जाएगी, तो आज वो समय नहीं बचा कि मैं कमा के अपने नुकसान की भरपाई करूं। तो फिर कैसे? तो बोले खा के, कमा के नहीं, खा के अपने नुकसान की भरपाई करो।
तो कैसे खा के? तो बोले जो हमारी कंपनी में अलग अलग क्लाइमेंट्स हैं, डिवेंचर होल्डर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इनके पास जाओ, इनसे आग्रह करो, इनको चमकाओ, जैसा समझ में आए वैसा करो, और इनसे कंपनी के फेवर में थोड़ा सा क्लेम सेक्रीफाइस करवाओ। यानी इनके पास जाएंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कंपनी के फेवर में, कंपनी के हित में आप अपना कुछ क्लेम माफ कर दें। और जब ये अपना क्लेम माफ करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी एक लायबिलिटी थी एक्स अमाउंट की, जिसमें से कुछ अमाउंट उन्होंने माफ कर दिया, यानी अभी अमाउंट मुझे नहीं पे करना पड़ेगा। तो जब ये लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो आप उसे डेबिट करोगे, और जब डेबिट करोगे तो काउंटर में क्रेडिट भी करोगे ना, पे तो करा नहीं है भाई। लायबिलिटी कम कैसे होती है? पे करके या खा के? तो आपने पे तो करी नहीं है, खा गए तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। लेकिन क्या ये प्रॉफिट आपके रोजमर्रा के ऑपरेशन में हुआ है या किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हुआ है? तो फिर हम इस प्रॉफिट को पीएल में लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि इसके लिए एक सेपरेट खाता बनाएंगे। क्या नाम होगा उसका? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। एवरीवन, तो अब हमारे लिए क्या हुआ? ये कंपनी के मेंबर्स थे, इन सब मेंबर्स ने बोला सर सबसे ज्यादा कमी नहीं आप ही दिख रहे हो, तो आप ही जाओ और लोगों से निगोशिएट करके उनकी क्लेम कम करवाओ। तो मैं पहुंचा अपने क्रेडिटर्स के पास। बताओ भाई मेरी बुक्स में क्रेडिटर्स कितने थे? बेटा यहां तक समझ में आया? अब बोलो यहां तक डन? अब तो कोई ओवरहेड नहीं है बच्चों, ओवरहेड तो नहीं है, ओवरहेड तो नहीं है ना? पक्का? चलो एवरीवन सच्ची बोलो, नहीं तो बाहर जाके तुम गालियां दोगे और मैं सीढ़ियों चलते चलते गिर जाऊंगा। पक्का ना? डन? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं पहुंचा अपने क्रेडिटर के पास और क्रेडिटर को बैलेंस शीट दिखाई और उसको बहुत डराया इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर कल को कंपनी बंद हो गई तो ये वो व्यक्ति जिसको सबसे अंतिम पेमेंट मिलेगा, और ये बात वो भी जानता है। तो मैंने उसको बहुत चमकाया और वो डर गया सही में। मुझे तो भेजा इसलिए था ना आप लोगों ने, अरे आप लोगों ने मुझे अपॉइंट इसलिए करा था ना कि जाओ शिकार पे जाओ और लोगों के पैसे खा खा के आओ, क्योंकि हम कमा तो सकते नहीं है, तो लोगों के पैसे खा खा के आर्टिफिशियल प्रॉफिट जनरेट करेंगे और उस प्रॉफिट का इस्तेमाल अपने लॉसेस को, फिक्टिशियस असेट्स को, गुडविल को राइट ऑफ करने में करेंगे, क्योंकि कमाने का समय नहीं है। हमारी इंटेंशन तो प्योर थी, है ना, लेकिन समय नहीं था ना, इसलिए ये वाला रास्ता अपनाया। तो इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। और रिकंस्ट्रक्शन दो तरह से होता है, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब बाहर से जो दीवार दिख रही है वो ऐसे दिख रही है और अंदर का पूरा वास्तु चेंज कर दिया, है ना। किचन में टॉयलेट बना दी, टॉयलेट में पता नहीं क्या बना दिया, वास्तु ही चेंज कर दिया पूरा। ये क्या हो गया? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और एक्सटर्नल में बिल्डिंग ही गिरा दी, मालिक नहीं हूं, बिल्डिंग ही गिरा दी और एक नई बिल्डिंग खड़ी करी, यानी एग्जिस्टिंग कंपनी बंद कर दी और एक नई कंपनी बनाई। किसने? मैं नहीं, पुरानी कंपनी के मेंबर नहीं, और उसने इस पुरानी कंपनी की जो अच्छी एसेट्स थी उसे करंट वैल्यू पे ले लिया, जो लायबिलिटीज थी उसको निगोशिएट करके एग्रीड वैल्यू पे ले लिया, और जो बची हुई नेट एसेट्स आई। अब नेट एसेट्स मतलब क्या? मैंने इस कंपनी की जो अच्छी एसेट्स थी उनको 12 लाख पे ले लिया और लायबिलिटीज को निगोशिएट करने के बाद 6 लाख पे ले लिया। तो अब बताओ 12 लाख की एसेट्स, 6 लाख की लायबिलिटी इक्वल्स टू 6 लाख, इसको बोलते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी। पार्टनरशिप में जिसको आप कैपिटल बोलते हो, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। पार्टनरशिप असेट्स माइनस लायबिलिटी, उसी को कंपनी में क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स। तो अभी नेट एसेट्स आई ना, इतनी वैल्यू के शेयर नई कंपनी पुरानी कंपनी के मेंबर्स को दे देगी। तो जो पुरानी कंपनी के मेंबर थे वही इस नई कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। क्या बोलोगे आप इसको? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और इंटरनल में क्या होगा? कंपनी बंद नहीं होगी, बल्कि वो इंटरनली ही अपनी लायबिलिटीज के साथ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करेगी, शेयर होल्डर्स के कैपिटल क्लेम कम करेगी, उससे जो आर्टिफिशियल प्रॉफिट जनरेट होंगे उससे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, 3-4 चीजें जो श्योर है हर बार होंगी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस असेट्स, गुडविल और असेट्स जो ओवर वैल्यूड है उन्हें राइट ऑफ करेगी। अनुष्का जी समझ में आया? क्योंकि कल आप नहीं आए थे, पक्का आया?
जो आप लोग नहीं आए थे कल, आ गया समझ में बेटा? पक्का आया ना? सच्ची? तो अब मैं पहुंचा क्रेडिटर्स के पास, जल्दी पहुंचू नहीं तो ये लोग गालियां देंगे। क्रेडिटर्स के पास पहुंचा और उनसे बोला कि सर कंपनी का जीर्णोद्धार हो रहा है। क्या हो रहा है? जीर्णोद्धार, सुना है ना? मंदिरों के बाहर लिखा रहता है, पुराने मंदिरों के बाहर जीर्णोद्धार मतलब रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ बनता है आपका। तो अब वो अगर कंपनी के हित में अपना क्लेम सेक्रीफाइस करेंगे तो उनकी लायबिलिटी हमारे प्रति अब कम हो जाएगी। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो तुषार डेबिट। तो आप क्या लिखोगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना माफ करा उन्होंने? 1 लाख रुपए माफ कर दिया, तो 1 लाख रुपए से क्रेडिटर्स कम हुआ है। 2 फायदा हुआ है। लेकिन ये फायदा कैसा है? नॉर्मल या कुछ स्पेशल है? तो इसके लिए हमने एक फंड का बनाया है, एक खाता बनाया है। क्या नाम रखा है उसका? कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और एंट्री क्या कर दी? टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट। अब जितने फायदे होते जाएं वो यहां पे क्रेडिट होते जाएंगे। सुन लो, रिकंस्ट्रक्शन में जितने फायदे होते जाएंगे वो सब क्रेडिट, और बाद में जब उसको यूज करोगे तो डेबिट 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 डेबिट। पहुंची बात? चलो, क्रेडिटर 3 लाख के थे बेटा, उन्होंने क्या बोला? 1 लाख रुपए माफ करें, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए का डिवेंचर दो। मुझे इस डर के साए में रहने ही नहीं है। तुम हर कभी आओगे चमकाओगे तो मुझे चमकना ही नहीं है। डिवेंचर मिल गए तो क्या होगा? मैं सिक्योर्ड हो जाऊंगा, और सिक्योर्ड हो जाऊंगा तो फिर तुम मुझे ऐसे नहीं डरा पाओगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है सर। तो अब उन्होंने क्या बोला? मेरे क्लेम 3 लाख है, मेरा क्लेम 1 लाख तो मैंने माफ करे, बचे हुए 2 लाख के लिए डिवेंचर दो। तो बताओ मेरी किताबों से क्रेडिटर कितने कम हो रहे हैं? पूरे 3 लाख। क्रेडिटर एक खाता है, अपन तो अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो अपने को क्रेडिटर खाता बंद करना है। क्रेडिटर बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट, और क्या दे दिया उसके अलावा? तो टू डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। सब लोग? हाँ, चलो फिर हम आगे बढ़े। कल का लेक्चर पूरा रिकॉर्डेड है। जिन्होंने आज कल लेक्चर मिस किया था वो मुझे अभी क्लास के बाहर मिलेंगे, तो मैं उनको उस लेक्चर की लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वो घर पे भी देख सकते हैं। ठीक है? हाँ जी, वापस डिवेंचर होल्डर के पास पहुंचे। क्या उतनी ही दबंगाई के साथ इनके पास जाके बात कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास कंपनी की संपत्तियों पर चार्ज होता है। अब कल मैंने ये बात भी डिस्कस की थी, फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज। क्या ये समझ में आया था कल आपको? सच्ची बोलो, अटेम्प्ट की कसम। फिर से फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, ये रख, ये रख। अब मैं लोन लेने आ रहा हूं तेरे पास, ठीक है? नहीं ये दे वापस दे। मैं लोन लेने आ रहा हूं, मुझे 50,000 का लोन चाहिए तेरे से, ठीक है? मैंने लोन दे दो। ये हंस रही है, मतलब हद हो गई। लोन चाहिए, आप तो लेंडर हो बड़े, तो आप पूछो कि सर इसके बदले गिरवी क्या रखोगे? ये मोबाइल मेरा आपके पास गिरवी में है, आप मुझे लोन दे दो। अरे लोन तो दो। अच्छा, मैंने मोबाइल छोड़ दिया और इसने नहीं, पैसे नहीं दिए, दे दिए। अब ये लोन मेरे पास आ गया, और इस लोन के अगेंस्ट क्या गिरवी रखा है? स्पेसिफिकली मोबाइल ही है, तो इसको क्या बोलेंगे कि दिस लोन इज स्पेसिफिकली सिक्योर्ड अगेंस्ट मोबाइल, तो इसको क्या बोलेंगे? फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि सर मैं आपको लोन तो दे रही हूं, लेकिन मैं किसी एक असेट से बंध के नहीं रहना चाहती, बल्कि मेरा तो आपकी सारी असेट्स पर चार्ज है, और आप जब दुकान बंद करोगे और दुकान बंद करते समय जो भी पहली असेट्स रियलाइज होगी उसका पैसा मुझे मिलेगा, दूसरी का भी मुझे मिलेगा, तीसरी का भी मुझे मिलेगा। कब तक? जब तक मेरी लायबिलिटी खत्म ना हो जाए। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग चार्ज। यानी आपका किसी एक असेट्स पर चार्ज नहीं है, बल्कि सारी असेट्स पर चार्ज है। पहुंचा पाया? तो अपन गए डिवेंचर होल्डर के पास, और इनसे अपन ने बिल्कुल भी बदतमीजी से बात नहीं करी, न इनको अपन ने डराया, इनको बल रिक्वेस्ट करी। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी। इनका क्लेम कितना था? तो सर 5 लाख रुपए। डिवेंचर्स कितने थे? 9% इंटरेस्ट रेट कैरी करते थे। मैं इनके पास गया, मैंने कहा मालिक देखो, आपको तो सब पता है, आपसे कोई हालत छुपी तो है नहीं है, ब्याज लेट हो जाता है 3-3, 4-4 महीने, आपका रिडम्पशन का टाइम भी आने वाला है, पैसे तो है नहीं है, और कंपनी की जो हालत खराब थी, अब वो सिर्फ एक ही तरीके से सुधर सकती है कि अगर आप बड़े लोग थोड़ा थोड़ा क्लेम हमारे लिए माफ कर दो।
अभी देखो क्रेडिटर ने 1 लाख रुपए माफ करे, आप तो बड़े आदमी हो तो आप तो और ज्यादा माफ करोगे। तो डिबेंचर होल्डर बोले ठीक है जा, मैंने तेरे हित में कितने माफ करे, और कितने माफ करे थे? 40% माफ करे। कितने माफ करे? 40% माफ करे। अब क्रेडिटर, सुनिएगा, क्रेडिटर इसे पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर इसे पर्सनल अकाउंट, मेरी बुक्स में वो उसी नाम से दिख रहा है, आया ना? अच्छा, लेकिन क्या डिवेंचर होल्डर, आप मान लो आप सब लोग मेरे डिवेंचर होल्डर हैं, तो आप लोगों का नाम दिख रहा है किताब में, या ये दिख रहा है कि आप लोगों के पास मेरा एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट का पेपर पड़ा है ना, जिस पर क्या लिखा है कि होल्डर ऑफ दिस पेपर इज द लेंडर ऑफ द कंपनी फॉर ₹100, जिसको मैं 9% से इन साल में 2 तारीखों पर ब्याज चुकाऊंगा और इतने साल बाद इनका पैसा रीपे कर दूंगा। ये लिखा है? नहीं लिखा, यही लिखा है ना, और ये सब आपके पास है। अब मैं आपके पास गया और मैंने और आपको दया आ गई मेरा चेहरा देखती, तो आपने बोला 40% माफ किए। तो जैसे ही आपने बोला 40% माफ किए, तो मैंने क्या बोला, अपना डिवेंचर दिखाओ। तुमने दिखाया, मैंने वहां पे 100 रुपए काट दिए, वहां पे लिख दी 60, ऐसे लिखूंगा क्या? तो मैं क्या बोलूंगा कि सर प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप अपने अपने डिवेंचर्स मुझे वापस करें 100 रुपए वाले। आपने कितना माफ किया है? 40%। तो मैं आपके 100 रुपए में 40 रुपए काट कर आपको एक नया 60 रुपए वाला डिवेंचर इश्यू करूंगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि डिवेंचर होल्डर ने 40% माफ करे तो आपने वही काट दिए। आपको इज्जत से उनके पुराने डिवेंचर कैंसिल करने होंगे और बदले में नए छोटी वैल्यू के डिवेंचर्स जारी करने होंगे। जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट है। पहुंचा पाया? पक्का। तो डिवेंचर असेट, लायबिलिटी, खर्चा, इनकम क्या है? इट्स ए लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़े तो, कम हो तो। आज लायबिलिटी कितनी कम हो रही है? आंसर आया पूरी। अरे कोई लाया था क्या पूरी? कोई नहीं लाया। छोड़ो, लायबिलिटी कितनी कम हो रही है? पूरी। उसके बदले में आप क्या कर रहे हो? नए डिवेंचर दे रहे हो। नए डिवेंचर दे रहे हो ना, तो पुराने डिवेंचर पूरे कैंसिल होंगे। पुराने डिवेंचर पूरे कैंसिल होंगे। डिवेंचर कितने के थे सर? पढ़ो, 5 लाख के। तो आप क्या करोगे? 5 लाख के डिवेंचर कैंसिल करोगे। लायबिलिटी बढ़े तो, कम हो तो 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 5 लाख पूरे कैंसिल। 2 अगेन 9% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट, कौन से? 3 लाख। और डिफरेंस फायदा। फायदे को कहां ले गए? टू कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट। बोलो आया सब लोग? पक्का। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, अपन लिखेंगे अभी कि जब भी क्वेश्चन से इतना बोले कि डिवेंचर होल्डर सेक्रीफाइस देयर 40% क्लेम, तो यहां पे 3-4 बातें अपने को ध्यान रखना है। 3 बातें ध्यान रखना है। एक, नेवर चेंज द नंबर ऑफ डिवेंचर्स। नेवर चेंज द नंबर ऑफ डिवेंचर्स। यानी नंबर, जितने डिवेंचर पहले थे, पहले कितने थे? 100 रुपए वाले 5000, 100 रुपए वाले, तो आप अभी भी उसके बदले में 5000 डिवेंचर ही इश्यू करोगे। नंबर चेंज मत करना, क्योंकि नंबर चेंज करेंगे तो गड़बड़ क्या हो जाएगी। मान लो इनके पास डिवेंचर रखे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इनके डिवेंचर खा ली और आप लोगों के नहीं खाए, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। मैंने सबके डिवेंचर से थोड़ा थोड़ा पैसा काटा है। तो अनलेस अनटिल क्वेश्चन जब तक लिख कर ना दे, नेवर चेंज द नंबर ऑफ डिवेंचर्स। यानी जितने डिवेंचर्स पहले थे उतने ही डिवेंचर्स आपको अभी भी इश्यू करने हैं। क्लियर है? हाँ। सेकंड, नेवर चेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेवर चेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी पहले डिवेंचर कितने % ब्याज कैरी करता था? 9%। अभी भी वो 9% ही ब्याज कैरी करेगा, जब तक कि क्वेश्चन फिर से लिखकर ना दे। मतलब लिख कर लेंगे, अगर लिख के दिया है तो यस, जो बोलोगे वो करना है, और अगर लिख के नहीं दिया तो फिर जो पहले था वैसा ही रखना है। सिर्फ एक काम करना है, डिवेंचर की वैल्यू 100 से गिराकर 60 पर लाना है। यानी आप डिवेंचर की बस वैल्यू गिरा दो, उनके इंटरेस्ट का राइट चेंज मत करो, उनके नंबर्स चेंज मत करो। और तीसरा, जब भी डिवेंचर होल्डर ये बोलता है कि मैंने अपना 40% क्लेम माफ किया, तो ऐसा मत करना कि सर अभी डिवेंचर 100 रुपए वाला है,
पेड अप कितना है? तो आपने क्या बोला कि डिवेंचर होल्डर 40% माफ कर रहा है ना, तो मैं उसकी पेड अप वैल्यू 40% से गिरा देता हूं और डिवेंचर वही रखता हूं, लेकिन अब वो पेड अप कितना हो जाएगा? ये भी एक तरीका है ना, ये भी तरीका है ना कि वो पुराना डिवेंचर कैंसिल नहीं करा, पुराना डिवेंचर कैंसिल नहीं करा, बल्कि उसकी पेड अप वैल्यू जो 100 रुपए थी उसको वापस से गिरा के कहां पे ले आए। तो बात तो वही हुई ना, बात तो वही हुई। और इस केस में तो अपने को ना तो पुराना कैंसिल करना पड़ा, ना नया, ना नया, और कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि अब जब उसकी इच्छा होगी तब वो डिवेंचर होल्डर्स बोलेगी 40 रुपए ला, है ना। तो डिवेंचर होल्डर पागल तो है नहीं, पागल है क्या वो कि पहले तो आप उसको 40 रुपए खा गए, अब जब आपकी इच्छा हो फिर आप 40 रुपए खा लो कि लाओ 40 रुपए लाओ। क्यों? क्योंकि अगर वो पार्टली पेड अप हुआ तो आपके पास राइट है कि आप वापस से उनसे अनकॉल्ड अमाउंट मंगा सकते हैं। तो क्या डिवेंचर होल्डर ऐसा करने देगा? नहीं करने देगा ना। उसके चेहरे पे क्यूट नहीं लिखाना, नहीं लिखाना, नहीं लिखाना। तो क्वेश्चन जब तक लिख के ना दे तब तक हमेशा 100 वाला पुराना डिवेंचर हटाओ और नया फुली पेड डिवेंचर जारी करो, ताकि वो डिवेंचर होल्डर्स के ऊपर वापस से वो 40 रुपए की तलवार ना लटके। फिर इनके ऊपर तलवार लटक भी नहीं तो इन्हें कोई अंतर नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने मंगाया, इनने नहीं दिया। मैंने मंगाया, डिवेंचर होल्डर ने नहीं दिया 40, क्या मैं उनके 60 रुपए खा जाऊंगा? अरे बोलो, तुमने पढ़ा है ये सब। डिवेंचर होल्डर 100 के थे, फुली पेड थे, 40 रुपए में उनके खा गया, अब वो कितने के हो गए? और अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या आ गई कि मैं भविष्य में कभी भी 40 रुपए मंगा सकता हूं, मंगा सकता हूं। मैंने मंगा लिए और डिवेंचर होल्डर बोले नहीं दे रहे, जाओ जो बने सो कर लो। क्या मैं उनके डिवेंचर्स फॉरफिट कर सकता हूं? कर तो सकता हूं। क्यों? अपने पढ़ा नहीं था ऐसा कि अगर पैसा मंगाया और नहीं दिया तो अपन फॉरफिट कर लेते हैं? ओ हाँ, शेयर में होता है वो, डिवेंचर में नहीं होता, क्योंकि डिवेंचर होल्डर कौन है? लेंडर्स है, ऋणदाता है। मतलब तुम ऐसा बोल रहा हूं कि तुम मुझे 40 रुपए और लोन दो, नहीं तो मैं तुम्हारे 60 खा जाऊंगा। ये मतलब हुआ ना इसका कि तुम मुझे 40 रुपए का लोन और दे दो, नहीं तो मैं तुमने जो मुझे 60 दिए वो भी खा जाऊंगा। नहीं होगा ना ऐसा। तो डिवेंचर होल्डर के साथ तो फिर भी रिस्क नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा हुई देंगे, नहीं हुई तो नहीं देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही रिस्क शेयर होल्डर के साथ हो जाए तो वो तो बेचारा निपट गया, नहीं आया। अगर यही रिस्क शेयर होल्डर को दे दी जाए, शेयर होल्डर भी अभी अपन शेयर होल्डर पे भी आने वाले हैं, वो यहां पर भी होने वाला है कि तुम्हारा 10 रुपए वाला शेयर है, मैंने 4 रुपए खा लिए और अब आपका शेयर कितना हो गया? 6 रुपए पेड अप फेस वैल्यू। अब मैंने 4 रुपए मंगाए और आपने नहीं दिए तो मैं 6 खा गया। क्या शेयर में हो सकता है? तो इसका मतलब शेयर होल्डर तो कभी भी ये नहीं करने देंगे। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब तक क्वेश्चन लिख कर ना दे, जब तक लिख कर ना दे, कभी भी नंबर्स चेंज, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज, पक्का? और कभी भी पेड अप वैल्यू कम नहीं करना, हमेशा पुराने कैंसिल करना, नए फुली पेड रिड्यूस वैल्यू के जारी कर देना, लेकिन कभी भी पेड अप वैल्यू कम नहीं करना। अच्छा, अगर क्वेश्चन बोले तो भी नहीं करोगे क्या? तब कर देना, यानी क्वेश्चन बोले कि पेड अप वैल्यू ही गिराओ, हमारे पास इतने पैसे नहीं खर्च करने के लिए कि पुराने कैंसिल करें, नई की प्रिंटिंग कॉस्ट खर्च करें और फिर ये सब काम करें। इससे अच्छा आप तो पुराने की पेड अप वैल्यू कम कर दो। क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो फिर मान लेना। अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो नहीं, अरे बोलो, तो फिर अपन पुराने कैंसिल करेंगे और नए फुली पेड डिवेंचर्स जारी करेंगे। देखो एंट्री कैसी होगी, मेरी हैंडराइटिंग खराब है ना इसलिए मैं पहले लिख ली। ये ठीक लग रहा है? क्या हमने कल ये एंट्री डिस्कस की थी? तो डिवेंचर होल्डर ने अपने क्लेम का कितना बेटा 40% माफ कर दिया। तो हमने क्या किया, उनके पुराने 100 रुपए वाले डिवेंचर कैंसिल करें, बदले में 60 रुपए के नए फुली पेड डिवेंचर जारी करें और 40 रुपए पर डिवेंचर फायदा बुक कर लिया और कहां क्रिएट कर दिया? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। क्या यहां तक बात पहुंची? सब लोग? हाँ। चल, अब डिवेंचर होल्डर में और वैरायटीज क्या क्या आएंगी वो बात करते हैं। जैसे मैंने कल क्रेडिटर्स के पैटर्न डिस्कस करे थे, जो मैंने कल डिस्कस किया था ना, एग्जाम में उनमें से कोई एक पैटर्न नहीं आएगा,
उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो 4 पैटर्न डिस्कस कर देना तो 4 ही हैं, 5वां नहीं है। ठीक है, चलो अब ऐसे ही अपन डिवेंचर होल्डर की बात कर रहे हैं। सुनना, ये क्वेश्चन है, ये अपना डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर्स एग्रीड टू सैक्रिफाइस देयर क्लेम बाय 40%, प्रोवाइडेड, बोले बनिया पुत्र हूं, कुछ भी हो जाए ब्याज माफ नहीं करूंगा, ब्याज तो मुझे उतना ही चाहिए जितना मैं पहले कमाता था। बताओ, क्या क्वेश्चन ने आपको इनडायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने की हिंट दे दी? दे तो दी। एक तरफ वो बोल रहा है 100 रुपए पे पहले 9% से 9 रुपए कमाता था, अभी भी मुझे 9 रुपए ही कमाना है, लेकिन 40% मैं प्रिंसिपल के माफ कर रहा हूं, लेकिन ब्याज माफ नहीं करूंगा। तो ब्याज तो मुझे उतना ही चाहिए, लेकिन अब वो ब्याज क्या भी चाहिए? नई वैल्यू पे, और नई वैल्यू क्या है? नहीं आया साइन में, नहीं आया। फिर से एक बार, फिर से एक बार सुनना। डिवेंचर होल्डर्स एग्रीड टू सैक्रिफाइस देयर क्लेम बाय 40%, प्रोवाइडेड they must receive the same amount of interest as they were receiving prior to reconstruction. तो क्या उसने आपको इनडायरेक्टली बोल दिया ना? क्योंकि देखो, ब्याज का अमाउंट तो वही रखना है, कितना? अपन पर डिवेंचर की बात कर लेते हैं। एक डिवेंचर पहले कितने का था? प्री रिकंस्ट्रक्शन 100 का था। अच्छा, पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन कितने का हो जाएगा? कैसे 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 हुआ सर? अरे क्वेश्चन ने बोला ना, क्या बोला? कि डिवेंचर होल्डर सैक्रिफाइस 40% क्लेम, तब कितना हो गया? लेकिन उसने क्या बोला? ब्याज तो मुझे वही चाहिए जो पहले ले रहा था, यानी यहां पर भी ब्याज वही है और यहां पर भी आपको ब्याज वही कमाना है। अब बेटा पहले ब्याज 100 रुपए पे 9 रुपए कमाना था 9% से, अब वही 9 रुपए का ब्याज कमाना है 60 रुपए पे, आना। तो ऐसा होगा क्या? 9 रुपए इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू ऑफ 60। तो बताओ, रिवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, बेटा मैं सब लोगों को समझा पाया? पक्का पहुंचा पाया ना? एक बार फिर समझाऊं क्या? एक बार फिर से तो ठीक है। तो फाइनली ऐसे वो आपको इशारे करेगा कि आपको रेट चेंज करना है कि नहीं, अमाउंट चेंज करना है या नहीं। तो सीधे सीधे कुछ नहीं बोलेगा। देखो फिर से उसने बोला डिवेंचर होल्डर्स, क्वेश्चन वही है, डिवेंचर होल्डर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 12% डिवेंचर्स एट रिड्यूस्ड वैल्यू। इसमें वैल्यू कितनी वो नहीं बोला उसने। डिवेंचर होल्डर एग्रीड टू एक्सेप्ट 12% debentures at reduced value so that they could earn the same amount of interest as they were earning prior to reconstruction. फिर से एक बार बोलो, फिर से सुनना। हाँ, डिवेंचर होल्डर एग्रीड टू एक्सेप्ट 12% डिवेंचर्स। कितने परसेंट? पहले कितना था? अब उनको कितना मिल रहा है? 12% डिवेंचर एट रिड्यूस वैल्यू। वो क्या है वो नहीं बताई उसने। एट रिड्यूस वैल्यू, प्रोवाइडेड उनको वही ब्याज मिले जो रिकंस्ट्रक्शन से पहले वो कमा रहे थे। अब इस बार उसने क्या बता दिया आपको? नया रेट दे दिया, नया रेट दे दिया। उसने अब क्या छुपा दिया आपसे? नई फेस वैल्यू, नई फेस वैल्यू, नई फेस वैल्यू पर डिवेंचर, नई फेस वैल्यू पर डिवेंचर। ट्राई कर बेटा, निकलेगा, इजी है। 75। हाँ, नहीं आया, कोई बात नहीं, ले आएंगे अपन। ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो नहीं आएगा। अच्छा बताओ, पहले फेस वैल्यू कितनी थी? उस पर कितना ब्याज कमा रहे थे? हाँ जी बेटा,
अब नई फेस वैल्यू कितनी रखना है? जिसका कोई नहीं होता उसका होता है ना। इस पर कितना ब्याज देना है, लेकिन क्या करना है कि ब्याज का अमाउंट चेंज ना। तो बताओ पहले कितना ब्याज मिलता था पर डिवेंचर? 9 रुपए। अब मुझे इतनी फेस वैल्यू रखना है कि उसका 12% 9 रुपए के बराबर हो जाए। तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 9 डिवाइडेड बाय 12%। आ गया सच्ची? चलो कितना आया? 75 रुपीज। तब क्या करोगे? पुराने डिवेंचर कैंसिल करोगे, 100 रुपए वाले बदले में 12% वाले डिवेंचर इश्यू करोगे, जिसकी फेस वैल्यू रवि कितनी होगी? 75। और जो डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। चलो चलेगा बेटा। कैपिटल रिडक्शन और रिकंस्ट्रक्शन इंटरचेंज होते हैं। वैसे मैं आपको एकदम टेक्निकल बात बताऊं, इंस्टीट्यूट इतनी टेंशन नहीं लेता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जब सिर्फ मेंबर्स सेक्रीफाइस करते हैं, जब सिर्फ मेंबर्स सेक्रीफाइस करें तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। लेकिन जब मेंबर्स के साथ साथ आउटसाइडर्स भी सेक्रीफाइस करें तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर वो बोले प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट तो आप क्या लिखोगे? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, नॉट रिडक्शन अकाउंट। लेकिन अब वो बोल देंगे नहीं बॉस प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर आप गलत हो, इधर तो रिकंस्ट्रक्शन लिखते हैं। बोलते हैं अच्छा तेज चल रहा है, आजा, बोले अगली बार मिलेंगे। क्यों रिस्क लें? उसने बोला ना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ, हाँ सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, हम जानते हैं ना उसका मतलब क्या है। हाँ तो जो वो बोले वो करना, अदरवाइज बहुत क्लियर रखना, ओनली कैपिटल पोर्शन इज सेक्रीफाइस, क्या बनाओगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बट व्हेन द शेयर होल्डर अलोंग विद द आउटसाइडर सेक्रीफाइस वी प्रिपेयर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्लियर है? चल अब बताओ एंट्री क्या करूं मैं? एंट्री क्या करूं बोलो? पुराने डिवेंचर कैंसिल, पुराने डिवेंचर कैंसिल, लायबिलिटी कैंसिल, कितनी? पूरी, है ना, पूरी लायबिलिटी कैंसिल। लायबिलिटी का नाम क्या था? 9% डिवेंचर्स। तो मैंने लिखा लायबिलिटी कैंसिल हो रही है सर, 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेट कितना? पूरे 5 लाख। बदले में क्या दिए? टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट कितना? 3 लाख। नहीं मुझे तो नहीं समझ आया, कैसे आया? अच्छा हाँ, एक डिवेंचर 75 का था और आपने कितने डिवेंचर दिए? सर डिवेंचर तो उतने ही दिए जितने पहले थे, 5000। तो 5000 इंटू 75, 3,75,000। और जो डिफरेंस आया कहां पे गया? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कितना बेटा? मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? सब लोग? हाँ चलो तो बेटा अपन अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते हैं। 2 लोगों के पैसे खा के बैठे हैं अपन, कौन कौन? क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर्स। तो अब तो हौसले बुलंद है क्योंकि अपन बाहरी लोगों के पैसे खा गए। तो अब अपना विजय रथ पहुंचा है अपने ही देश में, और अपने ही देश में हमें कौन दिख रहे हैं? अगला टारगेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इनका क्लेम क्या है? दे आर हैविंग 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच, नंबर्स 2500। जो रूल मैंने डिवेंचर के लिए बोला वो यहां पर भी इक्वली एप्लीकेबल है। नेवर चेंज नंबर्स, नेवर चेंज रेट, नेवर रिड्यूस पेड अप वैल्यू, ऑलवेज इश्यू सेम नंबर विथ सेम रेट with fully paid denomination of reduced value to your preference shareholder। ना आप उनके नंबर चेंज करेंगे कभी, ना उनका रेट ऑफ डिविडेंड चेंज करेंगे, और हमेशा फुली पेड शेयर ही इशू करेंगे छोटी वैल्यू के। ध्यान रहेगा एवरीवन? यस पक्का? तो मैं पहुंचा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास।
और मैंने बोला मालिक, ऐसे मुस्कुरा दिया मैं तो उनके सामने। मैं समझ गया क्यों आए हो, क्योंकि उसे पता पड़ चुका है कि रिजोल्यूशन पास हुआ है कंपनी में और ये आदमी शिकार पर निकला है, तो कुछ तो लेके जाएगा। क्राइम मास्टर गोगो का भतीजा है ना, आया हूं तो कुछ लेके तो जाऊंगा। तो मैं पहुंचा इनके पास और मैंने बोला मालिक कुछ सेक्रीफाइस कर दो। तो बोले हाँ मैं आपका इंतजार कर रहा था, देखो इसे पढ़ो क्या लिखा है। मालूम है अगर कंपनी बंद हो जाती तो इक्विटी को मिलने से पहले मुझे 3 साल का अरियर मिलता है, सब पता है। लेकिन कंपनी बंद नहीं हुई सर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैं बंद होने की कोशिश भी कर रहा हूं कि बंद। तो बोले सर मेरा 2.5 लाख रुपए की कैपिटल पर 10% से कितना डिविडेंड होता है, 25,000 1 साल का। मेरा 3 साल से अरियर में कितना। बोले जाओ तुम क्या याद रखोगे, जाओ लेके जाओ, दिए 75,000 माफ किए, ऐश करो बस जाओ। मैं मुस्कुरा दिया, मैंने कहा मैं क्यूट तो हूं नहीं, और इन्होंने तो मुझे रखा ही इसलिए था क्योंकि मैं कमी ना हूं, ऐसा टीम ने बोला है। तो सर ऐसा है कि ये जो आप बोल रहे हो अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, वैसे कहां लिखा है, कहां लिखा है, बैलेंस शीट के अंदर या बाहर, कहां लिखा है, बाहर। और अगर ऐसे ये बाहर के बाहर, अरे यार ये बाहर के बाहर हट जाए, बताओ मेरी बैलेंस शीट की सेहत पे क्या अंतर पड़ा, एक नए पैसे का अंतर नहीं पड़ा, बिकॉज इट वॉज द कंटिजेंट लाइबिलिटी। और कहां से बटना था, लाभों से। लाभ तो हमने 5 साल से देखे ही नहीं है। तो मालिक तुम कौन सी मुगालतों में, हम लोगों के प्रिंसिपल खा गए, तुम डिविडेंड बता रहे हो। हम डिवेंचर ऑर्डर का प्रिंसिपल खा के आ रहे हैं, मतलब शर्म भी नहीं आ रही, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम लोगों के प्रिंसिपल खा गए, तुम क्या बोल रहे हो अरियर ऑफ डिविडेंड। अरे वो तो हम मान के ही बैठे थे, खा गए, वो छोड़ो, प्रिंसिपल की बात करो। ये तो मिलना ही नहीं है तुम्हें, कहां हो। लोगों के डिवेंचर ऑर्डर के प्रिंसिपल खा गए अपन, और ये क्या बोल रहा है डिविडेंड माफ किया। और हम दे कब रहे थे जो तूने माफ करा। डिविडेंड कहां से देते हैं, प्रॉफिट से ना, प्रॉफिट के तो अधिपति नहीं है और अगले 1 आध साल भी नहीं है। और अगर तूने माफ कर भी दिया तो अंतर क्या पड़ गया बता। अच्छा क्या अंतर पड़ा, तेरा ये अमाउंट ऐसे लिखा था, अब हट गया, इसमें क्या अंतर पड़ा, कुछ भी नहीं। तो अगर मेरे प्रेफरेंशियल होल्डर्स सिर्फ अरियर ऑफ डिविडेंड माफ करेंगे तो उसकी मेरी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उस माफी से मेरी बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर पे कोई अंतर नहीं पड़ा। इवन अगर वो बोल दे कि चलो 80% माफ किया, 20% चुकाओ, क्या 80% माफ किया, 20% चुकाओ। कितना डिविडेंड था अरियर में बेटा, तो 75,000 का 80% कितना होता है 60,000, और 20% 15। ये बेटा ऑफ बैलेंस शीट था, बैलेंस शीट के बाहर था। हाँ बोलना है, बैलेंस शीट के बाहर था, बाहर के बाहर खत्म हो गया। बताओ बैलेंस शीट में कोई अंतर पड़ा नहीं, लेकिन ये क्या बैलेंस शीट के बाहर था। लेकिन इसके बदले में आज अगर मैं पे कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइबिलिटी साइड तो कुछ भी कम नहीं हो रहा, लेकिन असेट साइड मेरा उल्टा 15,000 से कैश जा रहा है। तो इट विल लीड्स टू अ लॉस टू द कंपनी। ये तो लॉस हो गया ना कंपनी के लिए, क्योंकि देखो जब मैं पे करता हूं तो इधर असेट से मेरी कैश कम हुआ, इधर लाइबिलिटी से मेरी लाइबिलिटी कम हुई, तो बैलेंस शीट टैली हो गई। लेकिन इसके पेमेंट से क्या हो रहा है, असेट्स तो कम हो रही है लेकिन लाइबिलिटी साइड तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो तुम्हारा लॉस हुआ ना। अब लेकिन उन्होंने शर्त रखी, शर्त ही रखी कि आप मेरा 20% अरियर ऑफ डिविडेंड चुका दो तो मैं कैपिटल का 50% माफ कर दूंगा। बोले एक बार तो डिविडेंड की सूरत दिखा दो। तुमने बोला ठीक है यार, अब बताओ अगर ये शर्त रखी है तो मानना तो पड़ेगी, मानना पड़ेगी।
80% किताब के बाहर था, बाहर के बाहर खत्म हो गया, कोई एंट्री होगी क्या? लेकिन 20% किताब के बाहर था और पे करना पड़ा, तो ये लॉस है मेरा। और लॉस है तो ये लॉस भी हो तो इसी स्कीम के अंतर्गत रहा है। कह रहे बच्चों ये लॉस हो तो इसी स्कीम के अंतर्गत रहा है। क्यों गौतम? ये लॉस इसी स्कीम के अंतर्गत ही हो रहा है ना? तो बताओ मैं क्या करूंगा, इस लॉस को कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से ही राइट ऑफ करूंगा। तो अब अगर मुझे 80% माफ हो गया तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो 20% देना पड़ा उसकी एंट्री होगी। क्या होगी? टू कैश, ये पक्का है, पैसा गया है। डेबिट क्या होगा? बिकॉज इट्स ए लॉस। अगर रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में फायदा हो रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट, तो रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में लॉस हो रहा है तो इट शुड बी डेबिटेड। एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अच्छा कई बार बोलते पैसे दो, उन्होंने कहा पैसे तो है ही नहीं है पैसे। बोले ठीक है शेयर दे दो, कुछ तो दो। हमने बोला हाँ शेयर ले लो, चलो शेयर दिए। क्या अब भी लॉस हुआ? अगर मैंने शेयर दिए पैसे नहीं दिए तो भी लॉस है या नहीं है? हाँ। अरे हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ तो बोलो। लॉस है ना? कैसे लॉस? हाँ लाइबिलिटी इंटरनल नेचर की बढ़ गई, कल चुकाना तो पड़ेगी ना। हाँ तो लॉस है। क्यों? क्योंकि इसके बदले में मुझे कल चुकाना पड़ेगा, आज मैंने एक्नॉलेज कर लिया। तो सर चाहे मैं कैश दूं चाहे इसके बदले में शेयर दूं, इन बोथ द केस आई शुड रिकॉग्नाइज लॉस इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर मैं कैश दे रहा हूं तो क्या एंट्री हो रही है? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर मैं शेयर दे रहा हूं तो मेरी उसमें एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बोलो हाँ या ना? एवरीवन यस? तो ऐसा करके मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अरियर का हिसाब कर लिया। अब मैंने बोला आओ मुद्दे की बात करते हैं, पूंजी में से कुछ कम करो। तो बोले तुम मानोगे तो है नहीं। सर 50% माफ किया। कितना माफ किया? 50%। क्या होगा बेटा जब 50% माफ किया? 100 रुपए काट के 50 रुपए लिख दूं? क्या करूंगा? पहले पुराने शेयर कैंसिल, पुराने शेयर 100 रुपए वाले थे कैंसिल। नए शेयर कितने वाला इश्यू करूं? कितने वाला? उसने 50% माफ किया, 100 रुपए का 50% 50, तो क्या बचा? 50। तो नया शेयर फुली पेड अप 50 रुपीज वाला इश्यू होगा। क्या नंबर चेंज करोगे? रेट चेंज करोगे? पेड अप वैल्यू घटाओगे तो क्या करोगे? फुली पेड रिड्यूस वैल्यू के नए शेयर इश्यू कर देंगे। क्या परीक्षा होते ही नंबर्स? हाँ सर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री क्या हो जाएगी? पुराने का परसेंट था 10, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू अपन लिखते हैं ना, ताकि क्लियर तो रहे कि हो क्या रहा है, नहीं तो पता कैसे पड़ेगा। देखो एक बात और बताऊं, कल मुझसे नेहल ने क्वेश्चन पूछा, डाउट पूछा। क्यों नेहल? मैंने आंसर दिया ना। हाँ तो अगर आप लोगों को जब भी डाउट्स होंगे कुछ भी है तो आपको ये नंबर सेव कर लेना है। जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे टेक्स्ट भेजो, क्लिक करके भेजो, मैं आपको रिप्लाई 100% करूंगा। हाँ बस ये कि 6 सवा 6 तक मैं क्लास में ऑक्यूपाई रहता हूँ, उसके बाद फिर मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन करूंगा ही पक्का है। तो जिसके पास जो आ जाए वही नंबर सेव कर सकते हैं, है ना। आप डाउट पूछोगे मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आपको पूछना है, क्लास में भी और क्लास के बाहर भी, जब भी। चलो बताओ एंट्री। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये जो जा रहे हैं इनका डिनोमिनेशन अलग है, तो फेस वैल्यू 100 अकाउंट डेबिट। बेटा कितने हैं? कितने हैं? 2,50,000। अच्छा इसके बदले में क्या दे रहे हो आप? सर इतने ही परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बस उसकी फेस वैल्यू चेंज कर दी। कितना आया? 125,000 टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट
1,25,000 एवरीवन, यस आया ना समझ में? पक्का? हाँ। अच्छा, अगर क्वेश्चन आगे बढ़ के बोले कि पेड अप वैल्यू गिराओ, तो अगर क्वेश्चन आगे बढ़ के कहे कि नहीं बॉस आप तो पेड अप वैल्यू गिराओ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं हम तो नहीं गिराए, हमने तो वही सीखा है। या पेड अप वैल्यू गिराओगे? अगर आपने पेड अप वैल्यू कम कर दी तो क्या पुराना शेयर कैंसिल हुआ? हाँ बोलो ना। क्या नया शेयर इश्यू हुआ गौतम? नहीं हुआ। तो क्या करोगे? हाँ मैंने सुन लिया बेटा, तूने मनी मैन बोला, मैंने मनी मैन सुन लिया, टेंशन ही नहीं है। हाँ बताओ जल्दी, अगर पेड अप वैल्यू कम हो गई तो क्या पुराना शेयर कैंसिल हो रहा है, नया शेयर इश्यू हो रहा है? तो आप ऐसे सिनेरियो में ये वाला जो पार्ट है ना, ये कुछ नहीं लिखोगे, ना कोई पुराना कैंसिल करोगे ना नया इश्यू करोगे। अब आप क्या लिखोगे? सिर्फ इतना, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट क्या हो जाएगा? जितना उन्होंने माफ किया, क्योंकि 2.5 लाख में से जो 1.25 लाख माफ करे बस वो हट रहे हैं, क्योंकि बचे हुए 1.25 लाख तो कल भी किताब में थे, आज भी किताब में, तो फिर हमें हटाना क्या है? सिर्फ 1.25 लाख। लेकिन अगर शेयर ही चेंज हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे? पुराने पूरे शेयर हटाओगे 2.5 लाख के, नए शेयर इश्यू करोगे 1.25 लाख के, और 1.25 लाख रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर दो। क्या मैं पहुंचा पाया? अब आखिरी शिकार बचा है, कौन? आप लोग जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया था। तो मैं आपके पास ही आ गया, मैंने बोला चलो लेट्स हैव टॉक। बोले एक बात सुनो, ऐसा आप लोग बोले, मैं अभी एक अमाउंट सेक्रीफाइस करने तैयार हूं, क्या आपने होमवर्क कर लिया है कि मुझे कितना अमाउंट सेक्रीफाइस करना है? ये क्या होता है? अरे आपको पता है कि आपको मुझसे कितना अमाउंट सेक्रीफाइस करवाना है, क्योंकि आखिरी व्यक्ति अब मैं ही हूं, अब जितना नुकसान है वो सब मुझे तो उठाना है। तो आपने तैयारी कर ली इस बात की कि आपने पता लगा लिया कि मेरे माथे कितना फाइनल नुकसान आया? नहीं। तो आपने बोला जाओ भाई पता लगा के आओ, क्योंकि मैं बार बार थोड़ी अपना क्लेम कम करूंगा। नहीं आया? यू आर द इक्विटी शेयर होल्डर ना, आखिरी होप आप ही हो हम इस कंपनी के लिए। अब समझो 10 लाख का नुकसान हुआ है सब मिला के, और 6 लाख यहां से अरेंज हो गए, तो 4 लाख कौन उठाएगा? आप ही ना। तो ये 10 लाख का नुकसान हुआ, ये पहले मुझे निकालना चाहिए और फिर आपके पास जाना चाहिए, या पहले चला जाऊं? तो पहले मैं लॉस निकालूं, तो मैं क्या करूंगा? अब यहां से मुड़ जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा? असेट्स वाले देश में। अभी कहां पे था मैं? लायबिलिटी प्रदेश में था, तब मैं यहां से मुड़ जाऊंगा और कहां चले जाऊंगा? असेट्स वाले देश में, और कोहराम मचा दूंगा, भागा दौड़ी मेरा खतरनाक, ये उड़ाया वो उड़ाया, क्या क्या उड़ाता जाऊं, क्या क्या उड़ाता जाऊं? सबसे पहले ये उड़ाया मैंने डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, हट उड़ा डाला। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L लॉस, कौन सा बैलेंस है? सर कैसे पागल हो आप, खुद ही बोल रहे हो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट ही तो होगा, डेबिट ही होगा। लॉस बढ़े तो डेबिट, और लॉस कम हो तो आपको क्या करना है? ये लॉस खाता खत्म करना है, तो क्या करोगे? क्रेडिट। और ये खत्म कैसे हो रहा है? उस आर्टिफिशियली इकट्ठे किए गए प्रॉफिट से। तो नाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट फंड विच यू क्रिएटेड, है ना, जो आपने डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर, शेयर होल्डर से सेक्रीफाइस करवा के इकट्ठा किया था। तो अपन ने वो उठाया और ये P&L उड़ाया, हटाओ। क्या एंट्री करी बताओ? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट क्रेडिट। ये लो P&L खत्म, और आगे बढ़े। अगला दिख रहा है, ओए गुडविल, यस बहुत इतरा रही है। अच्छा 5 साल में एक बार भी कमा के नहीं दिया, और गुडविल बैलेंस शीट में, शर्म नहीं आ रही? हटाओ इसको, उड़ाओ। भाई ऐसी कंपनी जो रिकंस्ट्रक्शन में चली गई उसको शर्म आनी चाहिए गुडविल दिखाते हुए। गुडविल क्या होती है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। तुम्हारी तो अर्निंग की एतमत नहीं है, एक्स्ट्रा तो छोड़ दो, तो क्या गुडविल? तो ये फर्जी है, हटाओ इसे। तो इसे उड़ाया। एक गुडविल का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। गुडविल असेट्स है, असेट्स बढ़े तो डेबिट, खत्म करना है। कैसे खत्म करोगे? सर बाय यूजिंग दैट फंड। बाय यूजिंग दैट फंड क्या नाम है उसका? तो कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। और आगे बढ़े, रास्ते में अंडर राइटर्स मिले, मैंने कहा तुम भी आओ, तुम्हें भी निपटाता हूं, बहुत हो गई।
अब तुम्हें कैरी करने की कोई इच्छा नहीं है, पढ़ाओ इनको भी। क्या बैलेंस है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अनअमोर्टाइज पढ़ा है, मतलब डेबिट बैलेंस है। बढ़े तो समाप्त करेंगे, तो क्या एंट्री होगी फिर से? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट क्रेडिट। अब बेटा सुनना, क्वेश्चन आपको बोले या ना बोले, ये तीन चीजें तो आप उड़ाई देना। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, गुडविल और ऐसे फिक्टिशियस एसेट, ये तो उड़ाई देना। अच्छा, आपको सपने आ रहे हैं कि प्लांट मशीन 20,000 से कम हो गई, कि जमीन की वैल्यू 1 लाख से बढ़ गई? सपने आ रहे हैं क्या? तो अगर इनकी वैल्यू चेंज करना है तो ये कौन बताएगा? हमेशा। तो लेट क्वेश्चन शुड इन्फॉर्म यू कि जो रियल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में क्या चेंज हुआ है। जितना आप बोलोगे उतना हम कर देंगे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इतना करके रुक जाएंगे। तो रियल एसेट्स की वैल्यू में अगर कोई चेंज हुआ है तो वो अपने को क्वेश्चन बताएगा, और जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना अमाउंट हम एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। यानी सिर्फ कमी नहीं करना, अगर कोई एसेट्स अंडर वैल्यूड है तो आपको उसे भी करंट वैल्यू पर लेकर तो आना है, यानी वैल्यू बढ़ाना भी है, कम भी करना है। समझा पा रहा हूं बेटा? पक्का? हाँ, तो वैल्यू बढ़ाएंगे भी सही और कम भी करेंगे, लेकिन कल करेंगे, है ना? हाँ, नहीं मैं बहुत अच्छा हूं इस मामले में, मालूम है। जैसे ही मुझे तुम लोगों के चेहरे